हाँ जी, टैक्स अ फाइनेंशियल चार्ज ऑन सर्टेन इनकम प्रॉपर्टी और एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन। फाइनेंशियल चार्ज का मतलब कहता है जी मर्जी नहीं है कि आप टैक्स पे करेंगे नहीं करेंगे, चार्ज एनफोर्सेबल बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और फाइनेंशियल का मतलब पेएबल ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी। आज की डेट में टैक्स इज पेएबल ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी। पहले के टाइम में तो राजा महाराजा जब टैक्स लिया करते थे तो उस वक्त जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसी का एक पार्ट ले लिया करते थे। अगर आप राइस प्रोड्यूस कर रहे हो तो राइस का एक पार्ट ले लिया करते थे। लेकिन आज की डेट में आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको टैक्स पे करना है तो टैक्स शैल बी पेएबल ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। जो टैक्स वर्ड है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ऑल्दो मेरे अकॉर्डिंग ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, करेक्ट लैटिन वर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सो। ये अपने आप में एमसीक्यू है, ध्यान दीजिए कि टैक्स वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया था, फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया था, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया था, इवन ये भी पूछे जा सकते हैं। derived from the Latin word taxo which means to estimate। अब इसका क्या मतलब हुआ to estimate का? अगर किसी वर्ड का मतलब to estimate है तो उससे टैक्स का क्या लेना देना है? टैक्स गवर्नमेंट क्यों इम्पोज करती है जी? बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम या रिवेन्यू कह सकते हैं हम फॉर द गवर्नमेंट, राइट। अब देखिए गवर्नमेंट प्लानिंग के साथ चलती है, हर साल एक बजट आता है। हर साल एक बजट आता है। ये बजट क्या होता है? हम सुनते हैं ना बजट आ रहा है, फरवरी में बजट आता है। ये बजट क्या होता है सर? बोलिए सर, बजट में जो गवर्नमेंट की जो सपोज इस साल में जो भी स्पेंड करने वाली है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट सेक्टर्स को, या जो कहते हैं हम मिनिस्ट्रीज को देने वाली है, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस, ये सब देने वाली है, वो एलोकेट करती है। पहली बार फंड्स को एलोकेट करती है, फिर उसके बाद जो भी खर्चे होने होते हैं और एक्सपेंडिचर अपना निकालती है, उसका रेवेन्यू पिछले साल कितना निकला वो बताती है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर? एस्टिमेट। गवर्नमेंट एक एस्टिमेशन दे रही है कि देखिए जी आने वाले साल में यहाँ पर हमारा इतना खर्चा होगा, और उस एस्टिमेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट बताती है कि हम रिवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे, कितना रिवेन्यू हमारा अदर देन टैक्सेस होगा। अदर देन टैक्सेस का मतलब क्या हो गया? जो गवर्नमेंट बिजनेस एक्टिविटीज करती है, राइट। और कितना रिवेन्यू हमारा टैक्सेस से होगा। जो टैक्सेस से रिवेन्यू होना है हमारे पास, उसमें से कितना हमारे पास इनकम टैक्स होगा जी, कितना हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स होगा। कॉर्पोरेट टैक्स इज द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, बट क्योंकि वो कंपनी से आ रहा है इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा अलग से लेके चलती है। कितना हमारे पास जीएसटी से आने वाला है, कितना अदर टैक्सेस से आने वाला है। तो गवर्नमेंट एक एस्टिमेट लेके चलती है, भैया मुझे 100 रुपए चाहिए, ध्यान दीजिएगा 100 रुपए चाहिए। कहां से? इनकम टैक्स के फॉर्म में मुझे 100 रुपए चाहिए। अच्छा, पिछले साल हमारे पास जितनी भी अभी तक का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। फरवरी में गवर्नमेंट बजट लेके आ रही है और पिछले साल अप्रैल से प्रीवियस ईयर हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर गवर्नमेंट के पास एक डेटा इकट्ठा होता है कि भैया कितने लोग कितनी अर्निंग कर रहे हैं, और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट एक अंदाजा लगा सकती है, एस्टिमेट लगा सकती है कि भैया इतनी टोटल अर्निंग होने वाली है जो इनकम टैक्स में कंसीडर की जाएगी। उस इनकम के ऊपर हमें 100 रुपए टैक्स चाहिए। अगर एस्टिमेटेड इनकम 1000 रुपए है
और इस पे मैं 10% टैक्स इम्पोज कर दूं तो मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो टैक्स इज ऑल अबाउट एस्टिमेशन, इसीलिए किस वर्ड से डिराइव किया गया है? टैक्सो, विच मीन्स टू एस्टिमेट। ठीक है जी। ऑन सर्टेन प्रॉपर्टी इनकम और सर्टेन एक्टिविटीज, कुछ मैंने यहाँ एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन गुड्स इन इंडिया, तो क्या पे करना पड़ता है? एक्साइज ड्यूटी। सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज एंड और इन इंडिया, क्या पे करना पड़ता है? जीएसटी। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, क्या पे करना पड़ता है? कस्टम ड्यूटी। तो कुछ एक्टिविटीज के मैंने एग्जांपल दिए, और बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स पे करते हैं, राइट। अब चक्कर क्या था, ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये अलग अलग इंसिडेंट्स है, इंसिडेंट्स, इवेंट कह सकता हूं, जो कि ट्रिगर करते हैं टैक्स के लिए। अगर मैं इनकम अर्न कर रहा हूं तो टैक्स पे करना एकदम से ट्रिगर हो जाता है। अगर मैं प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हूं तो भैया प्रॉपर्टी टैक्स पे करना ट्रिगर हो जाता है। अगर मैं ये वाली एक्टिविटी कर रहा हूं तो एक्साइज ड्यूटी टैक्स पे करना ट्रिगर हो जाता है। अगर मैं ये वाली एक्टिविटी कर रहा हूं तो जीएसटी पे करना ट्रिगर हो जाता है। तो इंसिडेंट्स कह सकते हैं, इवेंट कह सकते हैं। तो जी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस थे, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे जब हमें टैक्स पे करना पड़ता था। जैसे कि हमने कहा, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, यहीं से स्टार्ट होती है सारी कहानी। मैन्युफैक्चर कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो, सबसे बेसिक चीज तो यही है ना, कुछ मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जाएगा। हर चीज कहां से आ रही है? धरती से आ रही है। तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर या कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया जाएगा। तो लो ने कहा, लाओ भैया एक्साइज ड्यूटी दीजिए। फिर जो आपने मैन्युफैक्चर किया है या प्रोड्यूस किया, जब आप इसको सेल करते हो, तो लो ने कहा कि अच्छा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हो तो सेल्स टैक्स पे कीजिए। अगर विद इन द स्टेट सेल कर रहे हो तो वैट पे कीजिए, वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है जी। अच्छा, ये जो सेल कर रहे हो आप, इसके साथ क्या कोई सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो? अगर यस, तो सर्विस टैक्स पे कीजिए। सर्विस टैक्स तो मतलब वो सेलर पे करेंगे ना? कोई भी पे करेगा वो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सर्विस टैक्स पे कीजिए। अभी सब चीजें देखते हैं, ठीक है। फिर अच्छा, ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हो तो इसका मतलब इनकम भी अर्न कर रहे हो। अगर इनकम अर्न कर रहे हो तो इनकम टैक्स पे कीजिए। इनकम अर्न कर रहे हो तो प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहे होंगे। अगर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो तो प्रॉपर्टी टैक्स पे कीजिए। अच्छा, इन सारी एक्टिविटीज के लिए क्या कुछ इंपोर्ट करना पड़ रहा है? कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ इंपोर्ट करना पड़ रहा है, या सेल करने के लिए कुछ इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो इंपोर्ट ड्यूटी पे कीजिए। अगर आप कुछ आउटसाइड इंडिया सेल कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया, चाहे सर्विस या गुड्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कीजिए। अब भैया पैसे कमा लिए, प्रॉपर्टी जोड़ ली है, एंटरटेनमेंट कर रहे हो, बाहर खाना खाने जाते हो, अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो, मूवीज देखने जाते हो, तो जी एंटरटेनमेंट टैक्स पे कीजिए। अरे भैया कितने टैक्स पे करें? ये जो बंदा बिजनेस कर रहा है, ये कहेगा, एक बात बताइए, मैं बिजनेस करूं या इस चीज का हिसाब रखूं कि भैया कब मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गई, कब प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, अलग से रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखूं? तो जी मुझे रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने पड़ेंगे, इंसिडेंसेस, इवेंट्स को दिमाग में रखना पड़ेगा, डेट्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। जब मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मुझे अलग से इंसिडेंट्स के लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, सेल कर रहा हूं तो मुझे अलग से इंसिडेंट्स के लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं।
साथ में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो अलग से रिपोर्ट्स मेंटेन कर रहे हैं। अरे भैया क्या करूँ, मैं काम करूँ या ये काम करूँ? और अगर मैं ये खुद नहीं करता तो मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी, और प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी तो मुझे पे करना पड़ेगा। बड़े बिजनेसेस के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता, लेकिन छोटे बिजनेसेस के ऊपर बहुत बर्डन पड़ता है, राइट। तो जी क्या किया गया कि जितने भी छोटे मोटे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको खत्म कर दिया गया और एक टैक्स लाया गया, जीएसटी। आपने सुना होगा वन नेशन वन टैक्स। तो जी जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, सर्विस टैक्स खत्म कर दिया गया, सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया, एक्साइज ड्यूटी भी नियरली खत्म कर दिया, अभी कुछ चीजों के ऊपर है बट नियरली खत्म कर दिया गया। एंटरटेनमेंट टैक्स नियरली खत्म कर दिया गया। ऑल दो रीजनल काउंसिल्स होती है या जो लोकल एरिया होता है वो पंचायत है, वो एंटरटेनमेंट टैक्स इंपोज कर सकती है, लेकिन नियरली खत्म कर दिया गया, राइट। ठीक है जी, तो आपको आई थिंक टैक्स की डेफिनेशन तो क्लियर है। टैक्स है क्या, कहता है जी फाइनेंशियल चार्ज ऑन इनकम, प्रॉपर्टी या सर्टेन एक्टिविटीज। ठीक, अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्या गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर सकती है? हमारे पास जितनी भी पावर है सारी कहां से डिराइव करते हैं हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, राइट। तो गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पावर होनी चाहिए टैक्स इंपोज करने की। अब इंडिया की अगर हम बात करें, कहता है इंडिया इज अ फ्री कंट्री। भैया ना कोई किंग है ना कोई क्वीन है टू एडमिनिस्टर द इंडिया या टू डायरेक्ट हाउ टू एडमिनिस्टर द इंडिया। तो भैया किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम बुक होती है, सुप्रीम रूल बुक। एवरीवन शैल फॉलो सच बुक, ठीक है। अब इंडिया में दो लेवल पर है गवर्नमेंट, एक सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है और एक स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है। सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटायर इंडिया, जबकि स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन पैसे दोनों को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए, टैक्सेस इंपोज करने की पावर चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए, टैक्सेस इंपोज करने की पावर चाहिए, ठीक है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 265 याद रखना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 265 क्या कहता है? नो टैक्स ऑफ एनी नेचर कैन बी लेविड और कलेक्टेड बाय एनी गवर्नमेंट। एनी गवर्नमेंट का मतलब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, एक्सेप्ट विद द प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब कोई भी टैक्स इंपोज करने के लिए, लेवी का मतलब इंपोज, या कोई भी टैक्स कलेक्ट करने के लिए फर्स्ट गवर्नमेंट हैज टू मेक प्रॉपर लॉज। इन्होंने कहा कैन नॉट बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट विद द प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब गवर्नमेंट को पहले एक लॉ लेके आना पड़ेगा किसी भी टैक्स को इंपोज करने के लिए, किसी भी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, राइट। ठीक है जी, अब लॉ लाना पड़ेगा तो गवर्नमेंट के पास लॉ लाने की पावर होनी चाहिए। अब जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 7 के अंदर सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है कि किस मैटर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, किस मैटर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कौन से ऐसे मैटर्स है जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, राइट। तो जी 3 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। आर्टिकल 246 अगेन याद रखना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने कहा कि देखिए जी जो लिस्ट 1 के अंदर मैटर्स एन्यूमरेटेड है, स्पेसिफाइड है, मेंशन्ड है, उन मैटर्स के ऊपर लॉ बनाने की पावर स्पेसिफिकली किसकी है? पार्लियामेंट की। मतलब सेंट्रल लेवल पर ही लॉज बनाए जा सकते हैं। लिस्ट 2 में जो मैटर्स स्पेसिफाइड है, एन्यूमरेटेड है, लिस्टेड है, उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर एक्सक्लूसिवली किसकी है? कहता है जी स्टेट लेजिस्लेचर की। मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है उन मैटर्स के ऊपर। लिस्ट 3 में ऐसे मैटर्स दे रखे हैं जिनके ऊपर लॉ बनाने की पावर सेंट्रल लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि सेंटर को भी अफेक्ट करता है, स्टेट को भी अफेक्ट करता है, मतलब पूरे कंट्री को भी अफेक्ट करता है वो मैटर, और स्पेसिफिक स्टेट्स को भी अफेक्ट करते हैं। कोई एग्जांपल, कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो कि स्टेट लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है और सेंट्रल लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है?
like finance. फाइनेंस और तो डिफेंस तो नेशनल पे आता है, नेशनल लेवल पे आता है। सिंपल और लॉ एंड सिंपल सिंपल सोचो ना, सिंपल सोचो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सिंपल पर सोचो, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का होता है ना। एनवायरमेंट, यस, पोल्यूशन, पर ये सब सर मेनली स्टेट के अंदर नहीं आते। सेंट्रल लेवल पे नहीं आते पोल्यूशन और एनवायरमेंट, स्टेट लेवल पे तो आती है, क्या सेंट्रल लेवल पे नहीं आते? वाटर क्या किसी स्टेट तक कन्फाइंड है? एयर क्या किसी स्टेट तक कन्फाइंड है? नहीं, स्टेट को भी देखना है, सेंटर को भी देखना है, राइट। ऐसे मैटर्स जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। अल्कोहल, ये तो स्टेट हुआ ना। स्टेट मैटर है या सेंट्रल मैटर है? स्टेट। तो स्टेट पे नहीं लगती जीएसटी, ये अभी स्कोप के बाहर है। हाँ 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 हाँ, मैं तो ये पूछा स्टेट मैटर है सेंट्रल मैटर है? सर स्टेट मैटर है। स्टेट मैटर है, कैसे पता? सर अभी अभी जब कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि जो स्टेट्स थी वो क्योंकि वो चाहते थे कि अल्कोहल बिके एंड अलाउ हो लोगों को लेके जाना, स्टेट और सेंटर की बहुत लड़ाई हो रही थी इसके बीच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पंजाब यूपी महाराष्ट्र ये स्टेट्स कह रही थी कि हाँ अलाउ करो, क्योंकि मेन रेवेन्यू जो है वो स्टेट का वो अल्कोहल से भी आता है। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत चंक ऑफ रेवेन्यू हमें आ नहीं पा रहा है। उस वक्त कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को सलाह भी दी थी कि आपकी सारी फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए अल्कोहल बेचिए। यस सर, और इतनी बिकी भी थी जब खुली थी तो रेवेन्यू बहुत आया था। आपने भी तो खरीदी थी। यस सर, तो न्यूज़ में था। गुजरात में बैंड है, दिल्ली में अलाउड है, हरियाणा में अलाउड है, हरियाणा के अंदर कोई और स्कीम है, दिल्ली के अंदर कोई और स्कीम है। इसका मतलब सर हरियाणा में इट्स रिलेटिवली चीपर और दिल्ली में कॉस्टलियर, तो डिपेंड करता है ना स्टेट। आपको बड़ा पता है सर दिल्ली में अब सेम है, बिकॉज अब इतने सारे ठेके बंद होके खुल रहे हैं स्टफ, तो अभी जो पॉलिसी आई है उसके कारण। ठीक है, मतलब स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, तो इसका मतलब स्टेट मैटर है। तो अब वहां पर मेरा इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन का मतलब ये है कि पूरी लिस्ट कोई याद नहीं रख सकता। आप एक बार नेट से लिस्ट डाउनलोड करके सिर्फ एक बार बड़ा ही दे दीजिए और बाकी लॉजिक्स लगाइएगा कि इस मैटर के ऊपर सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती है या सेंट्रल, क्योंकि हर मैटर कहीं ना कहीं आप फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप अपने आसपास की एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ स्टेट मैटर है या सेंटर मैटर भी है या सिर्फ सेंट्रल मैटर है। जैसे कि डिफेंस है, एयरफोर्स है, मिलिट्री है, नेवी है, उसके अंदर स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसे कि फॉरेन रिलेशंस है, उसके अंदर स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आर्म्स एंड एम्यूनेशंस है, बॉर्डर, उसके ऊपर स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, राइट। तो आप उस चीज को प्रॉपरली जज कर सकते हैं, हर चीज रट्टा नहीं मारी जा सकती। आ जाइए जी, क्या ये चीज क्लियर है? तीनों लिस्ट, किस लिस्ट को क्या बोला जाता है और किस लिस्ट के अंदर जो मैटर्स है उसके ऊपर किस गवर्नमेंट की पावर है लॉ बनाने की, क्लियर है? आ जाइए जी, टैक्स से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं वो देखते हैं लिस्ट के अंदर। सबसे पहले लिस्ट वन मतलब वो मैटर्स जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, मतलब सेंट्रल लेवल पर ही लॉ बनाया जा सकता है। तो आपको ये एंट्रीज याद होनी चाहिए सारी, सीक्वेंस में 82, 83, 84 और लास्ट एंट्री है 97। किसकी? लिस्ट वन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब जी 82, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। तो किसकी बात की जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम टैक्स इंपोज करने के लिए लॉ बना सकती है। ये पावर दी जा रही है कि आप इस मैटर पे लॉ बना सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम टैक्स इंपोज करने के लिए लॉ बना सकती है एज पर एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ
स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। इन्होंने कहा अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, इसका मतलब एग्रीकल्चरल इनकम जो है दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। फिर एंट्री नंबर 83, ड्यूटीज ऑफ कस्टम ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो कस्टम ड्यूटी इंपोज करने के लिए लॉ बनाने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एंट्री नंबर 84, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। मैंने आपको कहा कि भैया एक्साइज ड्यूटी नियरली खत्म हो चुकी है। नियरली खत्म होने का मतलब मैंने कहा ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये जीएसटी में सबसम्ड हो चुकी है। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सबसम्ड हो चुकी है, जीएसटी में मर्ज हो चुकी है। तो अब जहां पर एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, कहता है जी कोई अलग अलग इंसिडेंट्स का चक्कर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, सेल करने का, सर्विस देने का, सिर्फ एक ही इंसिडेंस आपको दिमाग में रखना है, सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, ना आपको अपने दिमाग में मैन्युफैक्चरिंग की टेंशन रखनी, ना प्रोडक्शन की, ना सेल की टेंशन रखनी, ना सर्विस की, सिर्फ किस चीज की, सप्लाई। जब भी आप सप्लाई करेंगे गुड्स या सर्विसेज या बोथ, यू हैव टू पे जीएसटी। तो इसका मतलब एक्साइज ड्यूटी इन जनरल खत्म हो चुकी है, सबसम्ड हो चुकी है जीएसटी में। लेकिन अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी इंपोज की जा सकती है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको याद होने चाहिए। 6 प्रोडक्ट्स है, 1 2 3 4 5 6। जैसे मुझे नंबर याद है, कितने प्रोडक्ट्स है, 6। वैसे आपको नंबर भी याद होने चाहिए, प्रोडक्ट भी याद होने चाहिए। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। अगर पहले 5 देखेंगे तो रिलेटेड टू फ्यूल, और लास्ट वाला टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जी अगर गवर्नमेंट चाहे, पार्लियामेंट चाहे तो बाय पासिंग लॉ इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी इंपोज कर सकती है। एक्साइज ड्यूटी दिमाग में है ना, ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज गुड्स इन इंडिया। ठीक है, तो इनके अलावा बाकी चीजों पर एक्साइज ड्यूटी इंपोज करने की पावर खत्म हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि जीएसटी ने एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस कर दिया बाकी चीजों में। लास्ट है हमारे पास एंट्री, एंट्री नंबर 97। इसे हम कहते हैं रेजिडुअल एंट्री। लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 97, क्या बोलते हैं इसे, रेजिडुअल एंट्री। एंट्री नंबर 97 कहती है कि भैया लिस्ट 1 देख लो, लिस्ट 2 देख लो, लिस्ट 3 देख लो। अगर कोई मैटर किसी भी लिस्ट में स्पेसिफाइड नहीं है, उस मैटर के ऊपर कोई लॉ नहीं बना हुआ है, तो भैया वो मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट की अथॉरिटी में आएगा, और उस मैटर के ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। ठीक है जी। तो एनी अदर मैटर नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट 2, लिस्ट 3 एंड एनी टैक्स नॉट मेंशन्ड इन लिस्ट 2 और लिस्ट 3। तो भैया अगर कोई मैटर कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है तो मान के चला जाएगा वो मैटर इस एंट्री नंबर 97 में कंसीडर किया जाएगा, और सिर्फ पार्लियामेंट की पावर उस मैटर के ऊपर लॉ बनाने की। ठीक है, आ जाइए जी। अब लिस्ट 2 की टैक्स रिलेटेड एंट्रीज देख रहे हैं हम। लिस्ट 2 मतलब वो लिस्ट जहां पर वो मैटर्स एन्यूमरेटेड है जिनके ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर्स पे लॉ नहीं बना सकती एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, कुछ केसेस को छोड़कर। ठीक है, तो जी सबसे पहले एंट्री नंबर 46 ऑफ लिस्ट 2। ये भी याद रखना, कहीं मिक्स कर दो आपस में, स्टूडेंट्स जनरली मिक्स कर देते हैं। एंट्री नंबर 84 तो याद रही, हाँ भैया रिलेटेड टू एक्साइज है। ये कंफ्यूज हो गए कि लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 82 है, लिस्ट 2 की एंट्री नंबर 82 है, राइट। तो आपको ये भी याद रखना है, एंट्री नंबर 46 की बात की जा रही है तो लिस्ट 2 की एंट्री नंबर 46 क्या कह रहा है, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो जी इनकम टैक्स इंपोज करने की पावर पार्लियामेंट के पास थी, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम यहां पर एक्सक्लूड की गई थी, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम यहां पर लिखी गई है, इसका मतलब एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अगर टैक्स इंपोज करना है तो लॉ बनाने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना कुछ स्टेट्स में
कंप्लीटली एग्जम्प्ट कर देते हैं एग्रीकल्चरल इनकम। आ जाइए जी, एंट्री नंबर 51, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। अब जी ड्यूटीज ऑफ एक्साइज तो हमने यहाँ पर भी देखी थी। तो यहाँ पर पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पावर है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करने की, और यहाँ पर एंट्री नंबर 51 में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है इन प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करने की। कौन से प्रोडक्ट्स पर? सबसे पहला मैटर तो हम उठा चुके हैं, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्टेट मैटर है। अब जी किसी स्टेट में ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की जा सकती है, किसी स्टेट में कम एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की जा सकती है। और एग्जांपल आपके सामने है, दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी थी विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल वो डिफरेंट थी फ्रॉम द एक्साइज पॉलिसी ऑफ हरियाणा विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। इसीलिए दिल्ली में फ्री में भी मिल रही थी, मतलब एक के साथ एक बोतल, एक के साथ दो बोतल फ्री। सुनी थी ना आपने स्कीम? एक इसी टाइप का दूसरा प्रोडक्ट, ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नारकोटिक ड्रग्स एंड नारकोटिक्स। आई थिंक ये वर्ड्स तो आपको पता ही होंगे, हर कॉलेज स्टूडेंट को पता होते हैं। चरस, गांजा, अफीम, सुल्फा, राइट। तो ये भी स्टेट मैटर है। आपने देखा होगा यूपी के कुछ एरियाज में ये प्रोड्यूस करना अलाउड है, हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में ये प्रोड्यूस करना अलाउड है, दिल्ली में, हरियाणा में ये प्रोड्यूस करना अलाउड नहीं है। बेसिकली अलाउड किस पॉइंट ऑफ व्यू से? मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो अलग बात है कि मेडिसिन के लिए कम यूज होता है और ग्रे मार्केट में ज़्यादा बिकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो जी इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगेन स्टेट गवर्नमेंट तब एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करेगी जब आप लीगल लाइसेंस लेकर प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर मेडिसिन पर्पस, राइट। जो ग्रे मार्केट में बिक रही है वो तो गवर्नमेंट की नजरों में ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही चीज ऐसी है जो कि कहता है जी मेडिसिन में यूज होती है, जो कि टॉयलेट प्रिपरेशंस में यूज होती है, साफ सफाई के प्रोडक्ट्स में बेसिकली, राइट। अब जी ये जो मेडिसिन है ये किसी स्टेट तक तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, या टॉयलेट प्रिपरेशंस है ये किसी स्टेट तक तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो इन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि ठीक है, इफ अल्कोहल इज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है मैटर। इफ ओपियम, इंडियन हेम्प, नारकोटिक्स या नारकोटिक ड्रग्स इज प्रोड्यूस्ड विद द परमिशन ऑफ स्पेसिफिक स्टेट तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है मैटर। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज मेडिसिन बनाने में यूज की जाती है या कोई भी चीज टॉयलेट प्रिपरेशंस को बनाने में यूज की जाती है तो भैया ये मेडिसिन और टॉयलेट प्रिपरेशन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। मेडिसिन और टॉयलेट प्रिपरेशन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, ये किसी स्पेसिफिक स्टेट या किसी स्पेसिफिक एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते ये प्रोडक्ट्स। अब हार्पिक है, हार्पिक कोई खाली एक स्टेट में थोड़ी ना बिकता है, या कोई भी मेडिसिन है, कफ सिरप है जिनमें ज्यादातर अल्कोहल होता है, तो वो कोई किसी एक स्टेट तक थोड़ी ना बिकती है। तो कहता है स्टेट गवर्नमेंट के पास इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करने की पावर नहीं है, but not including medicinal and toilet preparation consisting of alcohol or any substance specified in B। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। ठीक है जी, फिर जी एंट्री नंबर 54, टैक्स ऑन सेल। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या इंपोज करने की पावर है? इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या इंपोज करने की पावर है? देखो इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो इन्हीं प्रोडक्ट जिनको मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स को छोड़कर बाकी 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या इंपोज करने की पावर है? सेल्स टैक्स। ऑन द सेल लिखा हुआ है ना।
तो मतलब इन प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जा सकती है, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल्स टैक्स भी लगाया जा सकता है, ठीक है। और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सेल्स टैक्स इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मतलब इंटर स्टेट सेल की बात नहीं कर रहे, इंट्रा स्टेट सेल की बात की जा रही है। इंटर स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट। तो जी जब विद इन द स्टेट सेल्स टैक्स इंपोज किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैट। वैट की फुल फॉर्म क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। देखो यहाँ क्लियर कट कहा ना, बट नॉट इंक्लूडिंग सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स और सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स ऑफ सच गुड। कहता है ये इंटरस्टेट सेल को एक्सक्लूड करके, तो क्या रह गया, इंट्रास्टेट सेल मतलब विद इन द स्टेट सेल, तो मतलब वैट की बात की जा रही है। फिर हमारे पास एंट्री नंबर 62 एंटरटेनमेंट टैक्स। अब एंटरटेनमेंट टैक्स के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ भैया, ये भी सबसम्ड हो चुका है जीएसटी में। आज की डेट में अगर आप मूवी टिकट देखते हैं या किसी भी अम्यूजमेंट पार्क में जाएंगे, अपू घर वगैरह किसी भी अम्यूजमेंट पार्क में जाएंगे तो आपसे जीएसटी मांगी जाती है, एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं मांगा जाता, राइट। तो ये एंटरटेनमेंट टैक्स वैसे खत्म हो चुका है, लेकिन अब जैसे लोकल एरिया है, जैसे आपके आसपास में कोई पार्क है, उस पार्क में रामायण अरेंज की गई है, तो भैया वहाँ जो पार्क की आप टिकट लेते हैं, वहाँ पर जो झूले वगैरह लगते हैं और उसकी आपको टिकट लेनी पड़ती है, तो उसके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स अलाउड है। लोकल जो एरियाज हैं उनमें जो लोकल इवेंट्स होते हैं, एंटरटेनमेंट इवेंट्स, उनके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स अलाउ कर रखा है। क्योंकि देखिए वो एरिया गंदा होता है, उस एरिया को दोबारा से साफ करना पड़ता है, इतने हैवी इवेंट में पार्क वगैरह की खुदाई की जाती है, पार्क को दोबारा से डेवलप करना पड़ता है, तो कहता है उस खर्चे को कवर करने के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स अलाउड है। तो सिर्फ किस केस में एंटरटेनमेंट टैक्स अलाउड है, टू द एक्सटेंट लेविड एंड कलेक्टेड बाय पंचायत और अ म्यूनिसिपैलिटी और अ रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स इंपोज नहीं कर सकती, क्योंकि वो जीएसटी में सबसम्ड हो चुका है। क्या ये बात क्लियर है, आ जाइए जी। सर बस आपने जो लास्ट लाइन बोली एक बार रिपीट कर दोगे, सिर्फ लास्ट लाइन। भाई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स इंपोज नहीं कर सकती, क्योंकि वो जीएसटी में सबसम्ड हो गए क्योंकि हैं, वो जीएसटी और में सिर्फ पंचायत, म्युनिसिपैलिटी या रीजनल मतलब लोकल लेवल पे लोकल लेवल पर वो कर सकते हैं। सिर्फ स्टेट तभी लिस्ट 2 के अंडर आएगा जब लोकल लेवल की बात होगी। ठीक है सर तो क्या मूवी टिकट्स पे जो टैक्स नहीं लगता? भाऊ मैंने कहा जीएसटी लगता है, अब एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगता। मैंने कब कहा टैक्स नहीं लगता? अच्छा। पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, अगर आपको याद हो तो 4 साल पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, 5 साल पहले। कभी नोट की थी मूवी टिकट, या बस नहीं सर। कोई भी टिकट ला दो मुझे तो जाने से मतलब है, यस अभी सर जैसे अभी वो आई थी पिक्चर, उसमें उन्होंने जीएस सबसे पहली मूवी जिसमें जीएसटी को माफ किया था, वो जो पिक्चर थी उरी, तो इसका मतलब उसमें टैक्स नहीं देना था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि इसमें हम जीएसटी हटा रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ था ना सर। हाँ, कि इसमें टैक्स नहीं लगता तो उसकी जो रेट्स होते हैं कम हो जाते हैं। अब एंटरटेनमेंट टैक्स हट गया है, एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म हो चुका है, जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी पे करना होता है, ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं पे करना। ठीक है जी। अरे उन्हें कैसे पता होगा जिन्हें सिर्फ मूवी देखने से मतलब है, कभी किसी को मूवी दिखाने से मतलब रहा ही नहीं। कभी जेब से टिकट के पैसे जाते, कभी किसी को मूवी दिखाते, तब बेटा मूवी को अच्छे से जो रेट्स है ना उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके देखते, कितने मूवी के नाम के हैं, कितने टैक्सेस के नाम के हैं। अपनी जेब से कभी गए नहीं पैसे, कहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे? हाँ जी, कभी देखा ही नहीं मैकडी में बर्गर खाते हुए, बेटा बर्गर के नाम पे कितने दे रहे हैं, जीएसटी कितनी दे रहे हैं, कभी देखा है? सच्ची बताना, बिल देखा कभी कि वो बर्गर के नाम के कितने ले रहे हैं और जीएसटी कितने ले रहे हैं?
हाँ सर, देखा है वो तो। बताओ फिर क्या क्या होता है उसके अंदर कंपोनेंट। इतने ध्यान से नहीं देखा। हाँ, झूठ पकड़ा गया। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, टैक्स इज कंपल्सरी, इट इज नॉट ऑप्शनल। आपकी मर्जी नहीं है, आप पे करेंगे नहीं करेंगे। दिस इज नॉट अ डोनेशन, राइट। रिफ्यूजल और ऑब्जेक्शन फॉर पेइंग टैक्सेस एज पर लॉ लीड्स टू पनिशमेंट और ऑफेंस। ठीक है। टैक्स इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी टू द गवर्नमेंट। टैक्स इज फॉर पब्लिक बेनिफिट, इट इज फॉर कॉमन गुड। ध्यान दीजिए, टैक्स देकर किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। या आप 100 रुपए टैक्स पे कर रहे हैं, आपका पड़ोसी एक भी पैसा टैक्स पे नहीं कर रहा, पक्का टैक्स चोर है, तो ये शिकायत नहीं कर सकते कि भैया रोड मैं यूज करूंगी, ये यूज नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पैसों से रोड बनी है, इसके पैसों से नहीं बनी। आपने तो कॉमन गुड के लिए कॉमन फंड के अंदर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर पैसा डाल दिया। अब गवर्नमेंट उस पैसे को यूज कर रही है तो उसका बेनिफिट सारे लेंगे, चाहे ये बंदा टैक्स पे नहीं कर रहा। ठीक है। विदाउट रिगार्ड टू द बेनिफिट टू स्पेशल इंडिविजुअल, no direct benefit is granted by the government to any person या individual for the payment of taxes. Tax is not the cost of the benefit. जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उसकी कॉस्ट नहीं है टैक्स। मतलब आप शिकायत नहीं कर सकते टैक्स पे करने के बाद भी हमें मिलता क्या है। कहता है जो मिल रहा है चुपचाप ले लो गवर्नमेंट से, टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट आप लिए कुछ करे या ना करे। टैक्स इज पेड आउट ऑफ इनकम ऑफ द टैक्स पेयर और on certain activities of the taxpayer. Only government has the power to levy the taxes. Government can impose taxes only as per law. इसका मतलब there shall be written constitutional law for imposing or collecting any kind of tax. Such law shall be constitutional. Tax is for the economic growth and public welfare. ठीक है जी। Characteristics of good tax system: certainty, economy, convenience, redistribution, flexible. It shall not discourage work or investment. Equity, equity का मतलब क्या है? कहता है जी टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि टैक्स इस तरह से इम्पोज किया जाए, इट शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे। जैसे कि हम डिस्कस करते आए हैं आज तक, भैया स्लैब रेट ऑफ टैक्सेशन क्या है? 0 से लेके 2.5 लाख जिसकी इनकम है, नो टैक्स। हम मान के चलेंगे गरीब आदमी है, अपना खर्चा निकाल ले, बहुत है, टैक्स पे नहीं कर सकता। 2.5 लाख से लेकर जिसकी 5 लाख तक की इनकम है वो 5% टैक्स पे कीजिए। 5 लाख से लेकर जिसकी 10 लाख तक की इनकम है 20% टैक्स पे कीजिए। इसका मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे टैक्स रेट इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो जो नहीं पे कर सकता उनसे नहीं लिया जा रहा, जो पे कर सकता है उससे लिया जा रहा है। इसका मतलब इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन इक्विटी। ठीक है जी। दूसरी चीज सर्टेनिटी, हमें पहले से थोड़ा सा अंदाजा हो। वैष्णवी क्या कह रहे हो? सर एक डाउट है इस ये टैक्स स्लैब। सर जैसे सपोज अगर किसी की इनकम 10 लाख है तो उसमें अलग अलग स्लैब रेट लगेंगे ना, लाइक जिसके 2.5 लाख तक। बाबू अभी ना स्लैब रेट ऑफ टैक्सेशन कंप्लीटली समझाना है। अभी तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया आपको, अभी ये देखिए यहाँ पर मैं कंप्लीटली समझाऊंगा स्लैब रेट ऑफ टैक्सेशन, लेकिन फिर भी आपने डाउट पूछा तो देखिए। सर ये लास्ट सेमेस्टर में था ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था हमारे, तो बहुत कंफ्यूजन। 2020 सिर्फ जून में आया था, जून 2022 में ये क्वेश्चन। देखिए आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो स्लैब्स ऐसे एप्लीकेबल है। 0 से 2.5 लाख तक टैक्स रेट नील, मतलब इस वाले पोर्शन के ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना। ठीक है। फिर जी नेक्स्ट स्लैब हमारा कहां से कहां तक है? अबव 2.5 लाख अप टू 5 लाख। इस वाले पोर्शन में जितनी इनकम आएगी उसके ऊपर 5% टैक्स पे करना है। फिर नेक्स्ट स्लैब हमारा कहां से कहां तक है? अबव 5 लाख अप टू 10 लाख, मतलब इस वाले पोर्शन में जितनी इनकम आएगी उसके ऊपर 20% टैक्स पे करना है।
और इससे ऊपर जितनी भी इनकम आएगी उसके ऊपर 30%। जैसे कि अगर आपकी इनकम है 3 लाख रुपीस, तो 2.5 लाख तक तो यहां पर आई और 0.5 लाख रुपए यहां पर आई। 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 0.5 मतलब 50,000 के ऊपर 5% टैक्स है। कितना टैक्स हो गया 50,000 पे 5%? 50,000 का 5% कितना हो गया? तो आपका टोटल टैक्स कितना बन गया? कहता है जी यहां पर नील प्लस 2500, टोटल टैक्स कितना बन गया आपका? अगर मान के चलिए आपकी इनकम होती 4 लाख, तो 4 लाख में फर्स्ट 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन नेक्स्ट 1.5 लाख कहां पर आएगा? नेक्स्ट 1.5 लाख वो यहां पर आएगा। तो टोटल मिलाकर इनकम कितनी हो गई? 4 लाख। ठीक है। अब ये जो 1.5 लाख है इसके ऊपर टैक्स कितना बनता है? कहता है जी 5% के हिसाब से चेक कीजिए। तो आपका टोटल टैक्स कितना बना 4 लाख पर? 7,500। ठीक है। अगर मान के चलिए आपकी इनकम होती लेट्स से 6 लाख, तो 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख, क्योंकि अप टू 5 लाख आ रहा है ना सेकंड स्लैब में, प्लस 1 लाख। तो जी इस 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं, इस 2.5 लाख के ऊपर 5% टैक्स। 5% टैक्स कितना बना हमारा? ठीक है, 12,500। और उसके बाद नेक्स्ट 1 लाख के ऊपर कितना टैक्स पे करना है? 20%। 1 लाख का 20% कितना बना? 20,000। तो टोटल मिलाकर कितना टैक्स हो गया जी आपका? 32,500। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है। यस सर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आपकी इनकम है 11 लाख, आपकी इनकम है 11 लाख, तो जी 2.5 लाख में कोई टैक्स नहीं, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% टैक्स, फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 20% टैक्स, और 1 लाख जो आपकी इनकम है वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर लास्ट स्लैब पर। ठीक है, तो जी इसके ऊपर 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से 12,500, 5 लाख पे 20% के अकॉर्डिंग कितना टैक्स आ जाएगा आपका? 1 लाख। ठीक है, और जो लास्ट वाला 1 लाख है उसके ऊपर कितना टैक्स है? जितनी भी इनकम 10 लाख से अबव है उसके ऊपर कितना टैक्स है? 30%, मतलब 30,000 1 लाख पर। तो जी टोटल कितना हो गया हमारे पास? कितना हो गया टोटल? 1,42,500। ये 11 लाख वाली इनकम का एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख पर 5%, अगले 5 लाख पर, 5 से लेके 10 लाख का है ना नेक्स्ट स्लैब, 20%, तो 5 लाख का 20% 1 लाख, और जो 10 लाख से ऊपर वाली इनकम है उसके ऊपर 30%, तो 1 लाख का 30% 30,000। क्लियर है? टोटल इनकम कितनी हो गई? 11 लाख, और टोटल टैक्स कितना हो गया? 1,42,500। चलिए अब 17 लाख का आप लोग निकाल के बताइए फटाफट से, फिर मान के चलूंगा कि आपको क्लियर हो गया है। सर 2,32,500। यहां तक तो देखिए सेम है ना, यहां तक तो सेम है,
हमें सिर्फ कहाँ वर्कआउट करना है, लास्ट के हाँ 7 लाख पर वर्कआउट करना है। तो जी लास्ट का 7 लाख कितना बैठेगा हमारा, ये 7 सर। लाख सर 7 7 लाख बैठ रहा है और 2,10,000। 2 लाख हाँ 10 तो थाउजेंड इसीलिए तो 30%, हाँ टोटल टू कितना लैख हो थर्टी गया, टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड 3 लाख, 3 लाख हो गया ना, सॉरी 3 लाख तो 3,32,500 3 लाख 22,500। 22,500 सॉरी 22,500। हाँ सॉरी सर ये 1 लाख है, 10,000 ले लिया था। क्लियर है? यस। ठीक है जी, आ जाइए वापस टॉपिक पे आ जाइए। हाँ जी, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या है, कहता है जी हमें पहले से चीजें क्लियर होनी चाहिए कि लगभग कितना टैक्स पे करना है। अब ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट को। सृष्टि कुछ कहना चाह रहे हैं? नो नो सर सॉरी सॉरी। अब ध्यान से सुनिए कंसेप्ट को। हमने अभी तक क्या देखा कि भैया अप्रैल से लेकर और फेब तक ये कुछ एस्टीमेट लगाया जाता है, जिसके बेसिस पर फेब में बजट लाया जाता है, और फिर उस बजट में डिस्क्लोज किया जाता है कि भैया हमें इस ड्यूरेशन में इतनी इनकम होने की उम्मीद है, एस्टिमेटेड इनकम। ये एस्टिमेटेड इनकम होने की उम्मीद है हमें। अगर हम इसके ऊपर ये टैक्स लगा देंगे तो हमें जो हमारा एस्टिमेट है लगभग उतना टैक्स मिल जाएगा। यही कंसेप्ट हमने अभी तक समझा, राइट? तो जी कुल मिलाकर जो ये बजट है, इस बजट का एक पार्ट होता है फाइनेंस एक्ट, और जो ये फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है, बजट फरवरी में आ जाता है लेकिन फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल से। बजट कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल से। मतलब अगर हम बजट 2022 की बात कर रहे हैं तो वो कब से एप्लीकेबल था? 1 अप्रैल 2022 से। आया कब था? फेब 2022 में। एप्लीकेबल कब से था फाइनेंस एक्ट? 1 अप्रैल 2022 से। तो ये क्या कह रहा है फाइनेंस एक्ट? ये कह रहा है जी जो ये पिछले साल आपने इनकम करी है ना, पिछले साल का मतलब इस ड्यूरेशन में, ध्यान से बात को समझिए, आपने जो पिछले साल इनकम करी है ना अर्न, उस इनकम पे आपको टैक्स पे करना है। इसका मतलब फाइनेंस एक्ट में जो हमें टैक्स रेट्स दे रखे हैं, वो टैक्स रेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इस बात को मेरे ध्यान से समझिएगा। फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल 1 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके 3 पार्ट्स, चौथा पार्ट में आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूं फिलहाल, हम सिर्फ 3 पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है। पार्ट 1 हमें क्या दे रहा है? टैक्स रेट्स। किसके लिए? कहता है फॉर इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर। फॉर इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर। भैया ये जो आपने प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करी है, जिस इनकम के बेसिस पर हमने बजट बनाया है, जिस इनकम के बेसिस पर हम टैक्स रेट्स दे रहे हैं, उस इनकम पर आपको कितना टैक्स पे करना है। इसका मतलब हम कमाते पिछले साल है, प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं, वी अर्न इनकम इन प्रीवियस ईयर, और टैक्स नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं, वी पे टैक्स इन द फॉलोइंग ईयर।
तो हम जो टैक्स पे करते हैं वो प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स पे करते हैं। किस रेट पर टैक्स पे करते हैं? कहता है जी ये फाइनेंस एक्ट ने बताया। कब से एप्लीकेबल था फाइनेंस एक्ट? 1 अप्रैल से। फाइनेंस एक्ट ने कहा ये जो पिछले साल तुमने इनकम अर्न करी है ना, उसके ऊपर तुम्हें टैक्स, इतना टैक्स पे करना है। ठीक है जी। अब जो ये पार्ट 2 है, ये हमें देता है रेट्स ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। पहला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, पिछले साल अर्न की गई इनकम पे अगले साल टैक्स पे किया जाता है। दूसरा कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, पे एज यू अर्न। कहता है हो सकता है आप सारे पैसे खा जाए, इस साल आपने जितनी इनकम अर्न करी है सारे पहले ही खा जाए, अगले साल जब टैक्स देने की बारी आएगी हो सकता है आपके पास पैसे ही ना हो टैक्स पे करने के लिए। तो कुछ केसेस में टीडीएस का कंसेप्ट लाया गया, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। भैया साथ साथ टैक्स पे कर दो, पे एज यू अर्न। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे कितना टैक्स पे करना है ये हमें समझ में आ गया। इस ईयर जो साथ साथ कमाएंगे कुछ केसेस में साथ साथ टैक्स कितना पे करना है ये हमें पता चल गया। अच्छा, ये जो ईयर की इनकम है इसके ऊपर नेक्स्ट ईयर कितना टैक्स पे करना है? कुछ केसेस में तो टीडीएस कटेगा, बाकी के नाम का टैक्स तो अगले साल पे करना है, नेक्स्ट ईयर। कुछ केसेस में टीडीएस कट जाएगा, बाकी के नाम का जो टैक्स है वो तो नेक्स्ट ईयर पे करना है। तो जी हमें एक एस्टिमेट तो दो, कितना बचा के चले अपनी पॉकेट में, लगभग अंदाजा कि अगले साल कितना टैक्स पे करना पड़ सकता है। वो यहां पर दिया गया रेट, एडवांस टैक्स रेट्स। ये एक अंदाजा है कि जी इस साल जो आप अर्न कर रहे हो नेक्स्ट ईयर इन रेट्स पर आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। क्या ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? यस सर। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर में कितनी इनकम अर्न करी है उसके ऊपर कितना टैक्स पे करना है ये भी हमें पता है, ये कॉन्क्लूडेड है। फाइनल टैक्स रेट ये टीडीएस है कि फिलहाल के लिए इस ट्रांजैक्शन पे आप एक काम कीजिए 10% टैक्स पे कर दीजिए, इस इनकम पे आप एक काम कीजिए 20% टैक्स पे कर दीजिए फिलहाल के लिए। ठीक है, फिर जब ये साल खत्म हो जाएगा तब अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कीजिएगा। क्या कैलकुलेट कीजिएगा? कैलकुलेट टोटल इनकम। ठीक है, उसके बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट कीजिएगा। अब जो भी आपने एडवांस टैक्स दे रखा है या जो भी आपने टीडीएस दे रखा है वो जो टैक्स आपका कैलकुलेट हुआ उसमें से लेस कर दीजिए, लेस टीडीएस। अगर कुछ पेंडिंग बचता है तो पे कर दीजिए। अगर आपका कुछ रिफंड बनता है, एक्स्ट्रा जा चुका है, तो रिफंड ले लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि भैया हम एक साल कमाते हैं, इसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। अगले साल हम इस प्रीवियस ईयर के नाम का टैक्स भरते हैं, इसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, क्योंकि इस ईयर में हम असेस करते हैं। पिछले साल की इनकम को पहले असेस करोगे, टोटल कितनी इनकम हमने पिछले साल में कमाई। ऐसा थोड़ी ना है जैसे ही 31 मार्च आई और रात के 12 बजते ही 1 बजे हमारे हाथ में बैलेंस शीट होगी, हाँ भाई पिछले साल हमने इतना कमाया। अरे 31 मार्च आई है, अभी तक तो हम काम ही कर रहे थे ना पिछले साल। तो जी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करेंगे, जर्नल्स इकट्ठे करेंगे, वॉचर्स इकट्ठे करेंगे, फिर उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, जैसे कि बैलेंस शीट है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है।
तो हमें कुछ टाइम तो दो। हम टैक्स वालों से क्या कहेंगे, टैक्स डिपार्टमेंट से, अरे भाई कुछ टाइम तो दे, 2 महीने 3 महीने का, अपने पहले बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना तो लूं, तभी तो कैलकुलेट करूंगा कितनी इनकम हुई है। अब जब इनकम पता चलेगी तभी तो टैक्स निकालूंगा कि कितना टैक्स पेएबल है। तो इनकम टैक्स वालों ने कहा ठीक है, ईयर खत्म होने के बावजूद भी हम आपको कुछ टाइम देते हैं, ये जुलाई एंड तक का, जुलाई एंड तक। तो ये जो टाइम मिल गया आपको, ये अपनी इनकम असेस कीजिए। इनकम असेस करने के बाद टैक्स निकालिए, फिर देखिए कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी कितना टीडीएस दे चुके थे, कितना एडवांस टैक्स दे चुके थे, वो डिडक्ट कर दीजिए। अगर कुछ पे करना है तो बाकी का पे कर दीजिए, कुछ रिफंड बनता है तो रिफंड ले लीजिए। तो जिस ईयर में हम टैक्स पे करते हैं उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं, जिस ईयर की इनकम पे टैक्स पे किया जाता है उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो हर ईयर अपने आप में प्रीवियस ईयर है और हर ईयर अपने आप में असेसमेंट ईयर है। हर ईयर आने वाले ईयर के लिए प्रीवियस ईयर है और हर ईयर गुजर चुके ईयर के लिए असेसमेंट ईयर है। राइट। अब जी मतलब हमें एडवांस में भी टैक्स रेट बताया जाता है, ये कंक्लूडेड नहीं होता, ये एस्टिमेट होता है कि फॉर द टाइम बीइंग एडवांस में आप इतना टैक्स पे कर दीजिए, इस रेट पर टैक्स पे कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना आप सारे पैसे खर्च कर दो, कमा के सारे पैसे खुद ही खा जाओ। 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो लेकिन खर्चा 1,20,000 रुपए का कर रहे हो सकता है कि भैया जब ये ईयर खत्म होएगा, जब ये ईयर खत्म होएगा, जिसे हम प्रीवियस ईयर कहेंगे, नेक्स्ट ईयर जब टैक्स देने की बारी आएगी, हो सकता है आपकी जेब में पैसे ना हो, बल्कि जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा की तो आपने ईएमआई बनवा ली अपनी। आजकल यही तो होता है, यंग जनरेशन क्या कर रही है, जितना कमा रही है उससे ज्यादा खर्चा। तो लोने का नहीं, कुछ ट्रांजेक्शन्स पे टीडीएस दे दो और कुछ केस में एडवांस टैक्स दे दो। रेट हम दे रहे हैं आपको, ऑल तो फाइनल नहीं है, क्योंकि फाइनल तो नेक्स्ट ईयर के बजट में आएगा। जैसे इस ईयर के लिए फाइनल इस ईयर के बजट में आया, तो इस ईयर के लिए फाइनल इस ईयर के बजट में आएगा। तो हम एडवांस में एक एस्टिमेट दे रहे हैं, इसके बेसिस पर आप हमें जैसे जैसे इनकम अर्न कर रहे हो मंथली बेसिस पर टैक्स देते रहो, क्वार्टरली बेसिस पर टैक्स देते रहो। फाइनल जो टैक्स है वो यहाँ पर कैलकुलेट करना और फाइनल रेट हम आपको दे देंगे। कहने का मतलब क्या, एक एस्टिमेट होता है हमारे पास कि हमें एट द एंड कितना टैक्स पे करना पड़ता है। यस, हमारे पास एक एस्टिमेट होता है, एक सर्टिनिटी होती है कि एट द एंड हमें कितना टैक्स पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्या इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में सर्टेनिटी है? यस, सर्टेनिटी है। टैक्स पेयर मस्ट नो व्हाट टू पे। बताइए जसविंदर। सर जैसे आपने बताया कि जो पार्ट वन है, जो टैक्स इनकम टैक्स वाला है, वो हमें अपने बिजनेस वगैरह पे देते हैं कई लोग, और जो टीडीएस है वो जॉब वाले देते हैं। एडवांस रेट किस किस चीज के लिए होता है? एग्जांपल दे दो। दोबारा से। अगर हम प्रीवियस ईयर इसे मान रहे हैं तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया हमारे पास? फॉर प्रीवियस ईयर 2021-22। क्या चीज क्लियर है? ये वाला प्रीवियस ईयर 2021-22, तो ये असेसमेंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर 2021-22 ये हो गया। ये असेसमेंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर 2022-23, तो इस असेसमेंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर ये हो गया। बात समझ रहे हो? इसके लिए प्रीवियस ईयर ये हो गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई ये वाला जो ईयर है
ये अपने आप में असेसमेंट ईयर भी है फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, और ये अपने आप में प्रीवियस ईयर भी है फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। सर मैं ये पूछा किसके लिए यूज होती है? असेस वो भी देता हूँ, पहले बताओ ये चीज क्लियर है? जी सर। अब देखिए यहां पर हमारे पास कहीं बजट आया, फेब 2022 में, ध्यान से देखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बजट जो कि कब आया, फेब 2022 में। तो इसमें जो ये जो बजट है इसका जो फाइनेंस एक्ट है, इसे हम बोलेंगे फाइनेंस एक्ट 2022, एप्लीकेबल फॉर फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2022। अब जी इस जो फाइनेंस एक्ट में जो हम 3 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, पार्ट 1, इसमें बताया गया टैक्स रेट्स फॉर प्रीवियस ईयर। अब कौन से प्रीवियस ईयर के लिए, 1 अप्रैल 2022 से तो असेसमेंट ईयर शुरू हो गया, तो जी यहां पर बजट आया है तो इस वाले ईयर की इनकम के लिए टैक्स रेट बताया गया होगा ना, तो फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। ठीक है, ये क्या है, कंक्लूडेड टैक्स रेट्स। भाई ये तो अब आपको फाइनली देना है, कौन सी इनकम के लिए देना है, जो प्रीवियस ईयर 21-22 में इनकम आपने अर्न करी है। लेकिन अभी कौन सा ईयर स्टार्ट हो चुका है, 1 अप्रैल से ये एप्लीकेबल है ना, तो अभी कौन सा ईयर स्टार्ट हो चुका है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है, कि भाई अब जो आने वाले टाइम में आपको इन ट्रांजैक्शंस पे, जैसे कि रेंट है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो कॉन्ट्रैक्टर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां जो आप इनकम छुपा सकते हो, हाइड कर सकते हो। लो ने कहा टेनेंट को कि भाई लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहे हो, टेनेंट ने कहा हाँ। कितना पे कर रहे हो, टेनेंट ने कहा 50,000 रुपये पर मंथ। लो ने कहा ये लैंडलॉर्ड हमें इससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ये पूरा साल खत्म होने के बाद अगले साल टैक्स पे करेगा, हो सकता है बंदा पैसे खा जाए सारे। आप एक काम करो, इसमें से 10% काट लो, इसमें से 10% काट लेना, ये गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा दो एज टीडीएस ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड, और बाकी का 45,000 आप लैंडलॉर्ड को दे दो। मतलब लैंडलॉर्ड चोरी करेगा कैसे, 10% तो कम से कम गवर्नमेंट के पास चला गया ना, 10% तो गवर्नमेंट के पास चला गया ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड। टेनेंट की ही जिम्मेदारी ठोक दी कि भैया तुझे ही जमा करवाना है, इसलिए हम कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सोर्स क्या है, टेनेंट, टेनेंट को ही का टैक्स डिडक्ट करके बाकी का पैसा लैंडलॉर्ड को दियो। कंसेप्ट को पूरा सुनते रहना। जब साल खत्म होगा, लैंडलॉर्ड लेट से 15 जुलाई 2023, क्योंकि ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 22-23, 15 जुलाई 2023 को गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा, क्योंकि ईयर तो खत्म हो गया ना, प्रीवियस ईयर कहाँ खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 2023 को ये ईयर खत्म हो जाएगा।
तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टाइम दिया ना इसे जुलाई एंड तक का, कि भाई जुलाई एंड तक तू अपनी सारी इनकम असेस कर ले, इस ड्यूरेशन में जितनी इनकम तूने अर्न करी है, जितना टैक्स पे किया है। तो जी ये 31 जुलाई मतलब 15 जुलाई को हम मान के चल रहे हैं गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहेगा देखो जी मेरी कोई और इनकम नहीं है, सिर्फ रेंटल इनकम है जो कि 50,000 रुपये पर मंथ है, 6 लाख रुपए की। इस 6 लाख रुपए के ऊपर मेरा टैक्स कितना बनता है? तो गवर्नमेंट ने कहा देखिए पहले 2.5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स पे नहीं करना, अगले 2.5 लाख रुपए के ऊपर 5% टैक्स पे करना है, और जो नेक्स्ट 1 लाख रुपीज है उसके ऊपर 20% टैक्स पे करना है। टोटल मिला के आपकी टैक्स की लाइबिलिटी बनी 32,500। ये कहेगा जी देखिए मेरी एंड पे टीडीएस काट के मेरे टेनेंट ने 5,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपके पास ऑलरेडी डिपॉजिट करवा दिया है। कितना डिपॉजिट करवा दिया है? इतना मेरा रेंट बनता है, उसमें से इतना उसने ऑलरेडी मेरा रेंट काट के हर महीने 5,000 रुपये काट लेता था, वो आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, आपके लॉ के अकॉर्डिंग, और आपके पास डिपॉजिट करवा देता था। तो मेरी जेब से ऑलरेडी 60,000 रुपये टैक्स जमा हो चुका है आपके पास, जबकि मेरा टैक्स बनता है 32,500। तो भैया टैक्स डिपार्टमेंट का कोई बात नहीं भाई, बाकी का पैसा रिफंड ले ले अपना। तो 27,500 इस लैंडलॉर्ड को क्या हो जाएगा? टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड। क्या यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है? जी सर। अब आती है बात एडवांस टैक्स की। ये भाई साहब किसके लिए है? सैलरीड पर्सन्स के लिए। ये किसके लिए है? सैलरीड पर्सन्स के लिए। भैया सैलरीड पर्सन्स की हर महीने सैलरी मिलती है, तो लॉ ने एम्प्लॉयर को कहा इसको पूरी सैलरी मत दियो, खा जाएगा। तू बता इसकी एस्टिमेटेड सैलरी पूरे साल की कितनी बैठेगी? एम्प्लॉयर ने कहा भैया एस्टिमेटेड सैलरी पूरे साल की 10 लाख रुपए के अराउंड बैठेगी। तो लॉ ने कहा भैया 10 लाख रुपए के हिसाब से इसका टैक्स कैलकुलेट कर। बंदे ने कहा किस रेट पे कैलकुलेट करूं? भाई जो इस साल ये अर्न करेगा, जो इस साल ये अर्न करेगा उसके लिए टैक्स रेट तो आप बजट में दोगे ना, जो कि कब से एप्लीकेबल होगा? 1 अप्रैल 2023 से। तो इस साल जो इनकम अर्न कर रहा है किस रेट पर टैक्स डिडक्ट करूं? लोने का एडवांस में दे रहे हैं, इस वाले में एडवांस में दे रहे हैं हम तेरे को, एक एस्टिमेटेड दे रहे हैं कि इस रेट के ऊपर टैक्स डिडक्ट कर। तो भैया लगभग मान के चलो 1 लाख रुपए या 1,20,000 रुपए के अराउंड टैक्स बना, मान के चलते एडवांस जो टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर एस्टिमेटेड टैक्स इतना बना। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम कर, इसको 12 से डिवाइड कर, कितना आ गया पर मंथ? 10,000 रुपये। तो भैया ये एम्प्लॉय की सैलरी में से हर महीने 10,000 रुपये डिडक्ट करके हमारे पास डिपॉजिट करवा दियो, बाकी सैलरी एम्प्लॉय को दे दियो। जब ये साल कंप्लीट हो जाएगा तो जी यहाँ पर जुलाई से पहले पहले एम्प्लॉय हमारे तक पहुंचेगा कि जी मेरा इतनी इनकम है, मेरे एम्प्लॉयर ने इतना टैक्स ऑलरेडी मेरे बिहाफ पर आपके पास डिपॉजिट करवा दिया है, और जो ये फाइनल कंक्लूडेड रेट इस फाइनेंस एक्ट में आए हैं उसके हिसाब से इतना टैक्स बनता है। बाकी अगर ज्यादा आ गया तो उसे रिफंड कर देंगे, कम होगा तो उससे हम बाकी का ले लेंगे। क्लियर है? अब बताइए आप किस चीज के बारे में पूछ रहे थे? सर हो गया क्लियर सबको? यस सर। ठीक है जी। सर ये जो एडवांस टैक्स है पार्ट 3 में, इसमें बस यही है ना कि आप मेरी आवाज का है ना ऑडिबल? एडवांस टैक्स के अंदर बस यही है कि एडवांस में कितना टैक्स पे करना है। एडवांस टैक्स में एस्टिमेटेड हम रेट पे टैक्स। हाँ ये कंक्लूडेड नहीं है। हाँ एडवांस में एस्टिमेटेड रेट। फिर दोबारा जब यहाँ पर हमारे पास बजट आएगा, यहाँ पर दोबारा से बजट आएगा, ध्यान दीजिए। सर जो अभी आपने पढ़ाई एडवांस टैक्स रेट ही था ना? हाँ अब दोबारा से बजट आएगा, ये 1 अप्रैल 2023 से जो एप्लीकेबल होगा।
फिर दोबारा इसका पार्ट ए, पार्ट 1, यहां पर जो रेट आएंगे, ध्यान दीजिए, ये वाले रेट कंक्लूडेड होंगे, ये वाले रेट कंक्लूडेड होंगे उस पीरियड के लिए जिसके ऊपर ये एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है। ये वाले रेट कंक्लूडेड होंगे कौन से पीरियड के लिए? इस पीरियड के लिए। तो ये जो है अगले साल का पार्ट 1, पिछले साल का पार्ट 3 एज इट इज भी हो सकता है, जो गवर्नमेंट ने हमें एडवांस में एस्टिमेटेड रेट दिया था वही कंक्लूडेड रेट भी हो सकता है, या कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं थोड़े बहुत। ठीक है जी। फिर अगला है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? कहता है जी टैक्स पे करने वाले के लिए भी प्रोसीजर इकोनॉमिकल हो और गवर्नमेंट के लिए भी टैक्स कलेक्ट करना इकोनॉमिकल हो। ऐसा ना हो कि मुझे टैक्स पे करना है तो जी प्रोफेशनल को 10,000 रुपये की फीस पे करनी पड़ेगी, वो मेरे ब्याह पर टैक्स पे करेगा। अरे टैक्स तो 2,000 पे करना है, मेरा टैक्स तो 2,000 बनता है, प्रोफेशनल को 10,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, ऐसा काम ना हो। राइट। तो भैया चीजें आसान हो, टैक्स पे करना आसान हो, गवर्नमेंट के लिए भी टैक्स कलेक्ट करना आसान हो, ज्यादा कॉस्टली ना हो। ऐसा ना हो कि भैया टैक्स कितना आ रहा है लोगों से 100 रुपये, टैक्स कलेक्ट करने में खर्चा कितना हो रहा है 60 रुपये, इफेक्टिवली गवर्नमेंट को कितना बच रहा है? सिर्फ 40 रुपये। तो जी इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप लोग घर बैठकर अपने आप से टैक्स फाइल कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास नॉलेज है तो क्या इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इकोनॉमिकल है? डेफिनेटली इकोनॉमिकल है। कन्वीनियंट है? डेफिनेटली कन्वीनियंट है। Yes. रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन तो है ही। कैसे है? Yes, sir. जो हम पैसे देते हैं वो ही सेम गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, रोड बनाने के लिए यूज करती है। अमीर से गरीब के पास जा रहा है, चाहे डायरेक्टली नहीं जा रहा लेकिन फैसिलिटीज तो मिल रही है गरीब को, Yes, sir. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब गवर्नमेंट कभी भी चेंज कर सकती हो टैक्स सिस्टम को, तो कर सकती है क्योंकि हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, हर साल बजट आता है, उसके अंदर गवर्नमेंट जब चाहे चीजें चेंज कर सकती है, तो फ्लेक्सिबल है। यस। शैल नॉट डिस्करेज वर्क और इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आप काम ही ना करो, क्या फायदा काम करके यार, जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा टैक्स पे करना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट। तो अगर ये सारी करेक्टरिस्टिक्स है तभी उस टैक्सेशन सिस्टम को, उस कंट्री के उस इकोनॉमी के टैक्सेशन सिस्टम को गुड कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज गुड कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। सर बट हमारे इकोनॉमी वाले में तो ऐसा है ना, बिकॉज अगर हम ज्यादा कमाएंगे तो फिर ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, तो एट द एंड ऑफ द डे तो हम सेम इनकम पे ही आ जाते हैं ना, बिकॉज जितना ज्यादा कमाओ उतना ज्यादा टैक्स दो। क्यों? अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो और अगर आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो तो क्या आपको सेम बच रहा है आफ्टर टैक्स सेम नहीं इनकम? बच रहा है, थोड़ा ज्यादा बचेगा, बट टैक्स फिर उससे ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो जितना बाबू मैं 10 लाख में इन्होंने पे कर रही यही हूँ तो उसका कहा डबल है पे कि करूंगी। 10 लाख से ऊपर जितना भी इनकम है उसके ऊपर 30%, पर 70% तो आपके पास बच ही रहा है। अच्छा हाँ ओके, टैक्स तो सेम। ओके सर, सॉरी। कुछ भी ऐसे तो कोई काम करेगा ही नहीं, अगर ज्यादा काम करके ज्यादा इनकम अर्न करके तो ज्यादा, वही सोच रही थी मैं, क्योंकि बाद में ऐसे तो कोई काम करेगा ही नहीं तो सर फिर सब अपनी इनकम को छुपाते हैं ताकि वो 30% भी ना देना पड़े। बट सर जो 30% वाले हैं ना, वो 10 लाख से नीचे वाले या 10 लाख पे वो तो दे ही देते हैं। जो रिच लोग हैं, जो सो कॉल्ड, वो लोग टैक्स बचाने के ज्यादा कोशिश। देखो टैक्स छुपाने का मतलब सिर्फ टैक्स छुपाना नहीं होता, टैक्स छुपाने का मतलब इनकम छुपाना भी होता है। आप ना चीजों को अभी एज ए स्टूडेंट सोचते हो चीजों को कि सर अल्कोहल पे गवर्नमेंट, ब्लैक मनी होता है, वो भी तो सारा इनकम छुपाई जाती है। हाँ अगर वो ब्लैक मनी शो कर देंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, टैक्स पे करने के चक्कर में ब्लैक मनी शो कर देंगे तो सबसे पहले तो जवाबदारी देनी पड़ेगी, बेटा ब्लैक मनी कहाँ से आया। बात समझ रहे हो? आज मुझे एक कंपनी का कॉल आता है, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी आएंगे। कहता है सर हमारा भी यूज़ कर लेना, मगर जितने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा उतनी इनकम शो नहीं करनी पड़ेगी एक नंबर में, और जितनी ज़्यादा इनकम शो करूँगा उतना टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा।
तो ऐसा नहीं है कि हर बार इंटेंशन टैक्स इवेड करने की होती है, कभी कभी इंटेंशन इनकम को छुपाने की भी होती है, इनकम डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए हमें, वरना हिसाब कहाँ से देंगे, कहाँ से आई इनकम। कोई बिना हिसाब के अगर टैक्स मांगे, जब भी गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है आप टैक्स डिपॉजिट करवा दो जितना भी आपके पास ब्लैक मनी है, हम आपसे ब्लैक मनी का हिसाब नहीं मांगेंगे, तो लोग करवाते नहीं है, लाखों लाखों करोड़ों रुपए टैक्स का डिपॉजिट करवाते हैं। तो कभी कभी दिल में ये भी खतरा होता है कि भैया ठीक है टैक्स तो दे देंगे पर लेकिन हिसाब कहाँ से देंगे, इनकम कहाँ से आई थी ये। अब जैसे एक स्कूल के प्रिंसिपल ने एडमिशन के टाइम पे 10 लाख की डोनेशन ली, वो 10 लाख की डोनेशन के ऊपर 3 लाख का टैक्स तो देने को तैयार है, पर 10 लाख की डोनेशन कैसे दिखाए, जेल नहीं हो जाएगी। तो इसलिए वो 10 लाख की डोनेशन भी नहीं दिखाता, तो 3 लाख का टैक्स नहीं देता, 10 के 10 लाख रुपए हाँ आपको दिखाई देता है यार ये टैक्स तो देता नहीं, पर ले रहा है, बड़ा सा बंगलो ले रहा है, बढ़िया सी गाड़ी ले रहा है, स्कूल का प्रिंसिपल है, टैक्स देता नहीं। आ जाइए जी, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। तो जी 4 कैनन्स है। कैनन्स का मतलब वो पैर, वो लाठी जिसके ऊपर पूरा टैक्सेशन सिस्टम खड़ा है, ठीक है, वो डंडे जिनके ऊपर टैक्सेशन सिस्टम खड़ा है। तो वो 4 पैर टैक्सेशन सिस्टम के, कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ इकोनॉमी। जो कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी और कैनन्स भी है, तो इन कैनन्स को स्पेसिफिकली दिमाग में रखिएगा। इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, इकोनॉमी, C2E2, ठीक है। इक्विटी कहता है जी हॉरिजेंटल इक्विटी भी होनी चाहिए, वर्टिकल इक्विटी भी होनी चाहिए। हॉरिजेंटल इक्विटी का मतलब क्या हो गया, टैक्स पेयर विद इक्वल एबिलिटी शुड पे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स। आपकी 5 लाख रुपए अर्निंग है, मेरी भी 5 लाख रुपए अर्निंग है, जितना टैक्स मुझे देना पड़ रहा है उतना ही आपको देना पड़ेगा। क्या इंडिया में ये है? डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल लेवल है, स्टेट टू स्टेट वेरी नहीं करता इनकम टैक्स। और वर्टिकल इक्विटी, जिसकी इनकम कम है उसको कम टैक्स पे करना पड़े, जिसकी इनकम ज्यादा है उसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़े। क्या इंडिया में ये है? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, इसके बारे में तो मैं बड़ा डीपली समझा चुका हूँ कि एक अंदाजा होता है हमें, एडवांस टैक्स रेट्स होते हैं, TDS रेट्स होते हैं, एक अंदाजा होता है हमें कि जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं उस पे एट द एंड कितना टैक्स पे करना पड़ सकता है। आ जाओ जी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भैया टैक्सेशन सिस्टम के अंदर पे करने के लिए भी प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए कि कन्वीनियंटली हम पे कर सके। जैसे मैंने कहा घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आप टैक्स पे कर सकते हो थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, राइट। इवन आज के टाइम में तो वॉलेट भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का मेथड भी अवेलेबल है। और गवर्नमेंट के लिए भी टैक्स कलेक्ट करना आसान होना चाहिए। ऐसा ना हो घर घर जाके दरवाजे नॉक करने पड़े, भैया टैक्स दे दो। कैनन ऑफ इकोनॉमी, टैक्स पे करना भी इकोनॉमिकल हो, टैक्स कलेक्ट करना भी इकोनॉमिकल हो। हाँ जी, वाई गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस। आई थिंक जितनी हम लोगों ने डिस्कशन किया उससे ये चीज तो क्लियर होगी, वाई गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, टूल टू अटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन केस ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। अगर इन्फ्लेशन है तो टैक्स रेट्स को कैसे यूज किया जा सकता है? सर इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई बहुत हो गई है, तो उसके लिए आपको जो लोग की परचेजिंग पावर है वो कम करती है, और परचेजिंग पावर कम होगी तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा, तो उनकी परचेजिंग पावर टैक्स रेट इंक्रीज हो जाएगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। डिप्रेशन है, टैक्स रेट कम कर दो, परचेजिंग पावर इंक्रीज कर दो, ठीक है। टूल टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, वो मैं आपको शो कर ही चुका हूँ। टूल टू डेवलप बैकवर्ड एरियाज, भैया जो एरिया डेवलप नहीं हो रहे अनाउंसमेंट कर दो, वहां जाकर जो भी
इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेगा, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेगा, 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, उसको अगले 3 साल तक कोई टैक्स पे नहीं करना, अगले 5 साल तक कोई टैक्स पे नहीं करना, तो लोग ऑटोमेटिकली उस एरिया में जाकर इंडस्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, राइट। टूल टू फाइट अगेंस्ट बैड और इंजूरियस कस्टम्स, जैसे कि अल्कोहल है, सिगरेट्स है, इनके ऊपर हैवी टैक्स इम्पोज किया जाता है ताकि लोग कम अफोर्ड कर सके और कम कंज्यूम करे। टूल टू एनहेंस एनी इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर को एनहेंस करना है तो उस सेक्टर के लिए टैक्स हॉलीडेज अनाउंस कर दो कि भैया इस सेक्टर में कोई भी नई यूनिट लगाएगा या कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे टैक्स नहीं पे करना, या वो प्लांट एंड मशीनरी पे ज़्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, तो उस सेक्टर की तरफ लोगों का दिमाग ज़्यादा जाएगा, ध्यान ज़्यादा जाएगा, वहाँ पर बिजनेस ज़्यादा हो जाएगा। टूल टू एंगेज एक्सपोर्ट या एनकरेज एक्सपोर्ट, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतना आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। टूल टू एनकरेज सेविंग, पोस्ट ऑफिस में 5 ईयर्स का टर्म प्लान लो तो उस इनकम को टोटल इनकम में कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली गवर्नमेंट के बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, सिर्फ एक रिवेन्यू पर्पस नहीं है। टैक्स इज अ वेरी पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे मैंने यहाँ इस स्लाइड में दिखाया। भैया जो आप ये वेल्थ क्रिएट करते हो उसके लिए आपको ये फैसिलिटीज चाहिए। ये फैसिलिटीज कहाँ से मिलेगी अगर टैक्स पे नहीं करोगे तो? उसके अलावा जी जो पुअर सेक्शन है उसके लिए ये फैसिलिटीज चाहिए। फैसिलिटीज कहाँ से प्रोवाइड की जाएगी अगर टैक्स पे नहीं करोगे तो, राइट।